नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BSKG 178 के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन, अपडेट, सभी चीज़ों की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे BSKG 178 को लेकर के। इसका सोल्ड असाइनमेंट के बारे में हम बात करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको इसका एक क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा जो कि रहेगा इस स्तर में दिए गए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको कोई भी प्रश्न ऑप्शनल नहीं दिया गया है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी कोई असाइनमेंट बनाते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि वह 24 से 25 का हो। कुछ केस में इन्हें अपडेट नहीं किया गया है। अगर आप इसमें पुराने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आपके असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आप इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे इसके पहले भाग की, जो कि रहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। जो कि पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, राजनीति विशेष क्षेत्र धर्म, अर्थ और नीति पर प्रकाश डालें। इसका दूसरा प्रश्न रहेगा, वैदिक राजनीतिक चिंतकों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसमें तीसरा प्रश्न रहेगा, मंत्रिपरिषद का परिचय देते हुए मंत्रिपरिषद की संख्या, मंत्री की योग्यता और मंत्रिपरिषद के कर्तव्यों का उल्लेख करें। इसमें चौथा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सभा, पंचकूल एवं पंचायती ग्रामीण व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो कुछ इस तरीके से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन को लेकर के। इस वीडियो में हम इसके सिर्फ भाग 1 के बारे में ही बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके पहले क्वेश्चन को लेकर के, जिसका आंसर रहेगा, राजनीति विषय के 3 मुख्य स्तंभ धर्म, अर्थ और नीति पर प्रकाश डालने के लिए हमें यह समझना होगा कि इनका आपसी संबंध और प्रभाव कैसे होता है। धर्म, अर्थ और नीति राजनीति के विभिन्न आयाम हैं जो समाज की संरचना, संचालन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, धर्म। धर्म एक समाज की संस्कृति और नैतिक नींव होती है। यह समाज के मूल्यों, विश्वासों और आचरण को निर्धारित करता है। राजनीतिक संदर्भ में धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीतिक सिद्धांतों और नीतियों को प्रभावित करता है। इसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, धर्म और राजनीति का संबंध। प्राचीन काल से ही धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध रहा है। भारतीय उपमहाद्वीपों में राजाओं को धर्म का संरक्षक माना जाता था और वे धर्म गुरुओं के साथ मिलकर शासन करते थे। कुछ इस तरीके से आपको इसमें 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी दूसरी हेडिंग की, जो कि रहेगा धर्म के राजनीतिक प्रभाव। कानून निर्माण में धर्म की भूमिका। कई देशों के संविधान का कानून धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, जैसे इस्लामी देशों में शरिया कानून। इसमें दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, चुनाव और राजनीति में धर्म का प्रभाव। धार्मिक मुद्दों पर आधारित चुनावी अभियान को वोट बैंक की राजनीति अक्सर देखी जा सकती है। इसके बाद आपको इसमें दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा अर्थ। अर्थव्यवस्था किसी भी देश की रीढ़ होती है। आर्थिक नीतियों देश के विकास, समृद्धि और सामाजिक न्याय को निर्धारित करती है। राजनीतिक व्यवस्था का आपसी संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। आर्थिक संकट या बेरोजगारी के उच्च स्तर राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं। राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक नीतियां और राजनीतिक निर्णय। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, कराधान, सरकारी खर्च और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाली नीतियां राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित होती हैं। और इसमें दूसरा हेडिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि है पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि है व्यापार नीति। अब हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की, जो कि रहेगा नीति। नीति एक व्यापक शब्द है जिसमें सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और क्रियान्वयन आते हैं। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करते हैं। इसमें आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, नीति निर्माण की प्रक्रिया। नीति निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न हितधारक, विशेषज्ञ और आम जनता शामिल होती है। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र और चुनावी वादे नीति निर्माण की दिशा निर्धारित करते हैं।
व्यक्ति का प्रभाव, सामाजिक नीतियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीतियाँ समाज की भलाई के लिए बनाई जाती हैं। उसके बाद इसमें आपको आर्थिक नीतियाँ देखने को मिलेंगी और उसके बाद आपको विदेश नीतियाँ देखने को मिलेंगी। धर्म, अर्थ और नीति के आपसी संबंध के बारे में अब हम बात करेंगे। धर्म और नीति। धर्म सिद्धांत कई बार नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नैतिकता और सामाजिक न्याय की नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। धर्म और नीति। आर्थिक विकास, इसमें आपको एक हेडिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सामाजिक न्याय इसमें देखने को मिलेगा और अंत संदर्भ भी इसमें देखने को मिलेगा। यह सभी आपको अपने पॉइंट लिखने होंगे। जैसा कि अभी हमने एक कमेंट देखा कि बच्चे कहते हैं कि हमें 500 शब्द लिखने के लिए बोले गए हैं, तो कई उत्तरों में हमारे लगभग 500 से ज़्यादा ही शब्द होते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि आपको असाइनमेंट में मार्क्स अचीव करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो आपको भी इन शब्दों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिखना चाहिए, क्योंकि यह मिनिमम 500 शब्द बताए जाते हैं। यह आपके मैक्सिमम 500 शब्द नहीं बताए जाते, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष को लेकर के, जो कि रहेगा अर्थ और नीति का उद्देश्य एक मजबूत, न्यायसंगत और समृद्ध समाज का निर्माण करना है। नीतियाँ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बाद इसमें आपको अगली हेडिंग देखने को मिलेगी, धर्म और अर्थ। धार्मिक संस्थाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, सामाजिक सेविकाएं प्रदान करती हैं और आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन जैसी पहलों में उनकी अहम भूमिका होती है। धर्म अर्थव्यवस्था के नैतिक आयामों को भी प्रभावित करता है। यह व्यापारिक नैतिकता, श्रमिकों के अधिकारों और गरीबी उन्मूलन पर मार्गदर्शन करता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें धर्म और अर्थ के बारे में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि रहेगा समापन। धर्म, अर्थ और नीति और तीनों राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आयाम है जो संचालन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका आपसी संबंध और प्रभाव अत्यंत जटिल और व्यापक है। राजनीति इन तीन क्षेत्रों में बीच संतुलन बनाने का कार्य करती है ताकि समाज का समग्र विकास हो सके और सभी नागरिकों को उनके हितों की रक्षा हो सके। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रश्न की, वैदिक राजनीतिक चिंतकों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। वैदिक काल में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था जिसमें समाज, संस्कृति, धर्म और राजनीति की विविध पहलुओं का विकास हुआ। वैदिक साहित्य, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद शामिल हैं, ने भारत समाज के विभिन्न आयामों को गहराई से प्रभावित किया। वैदिक राजनीतिक चिंतन भी इन ग्रंथों में प्रकट होता है जो उस समय के समाज के राजनीतिक ढांचे और सिद्धांतों को समझने में सहायक होता है। इसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगा वैदिक राजनीतिक व्यवस्था। वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था ग्राम, कुल, वंश और जन जैसे विभिन्न इकाइयों में विभाजित थी। इसके बाद आपको इसमें दूसरी हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगा राजा और राज्य। वैदिक काल में राजा प्रमुख कार्य समाज की रक्षा और व्यवस्था को बनाए रखना था। राजा को नरपति, राजा, स्वामी, भूपति जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। तो ये राजा और राज्य के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि रहेगा सभा और समिति। सभा और समिति दो प्रमुख परिषदें थी जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सभा एक प्रकार की जनसद थी जिसमें प्रमुख व्यक्ति और विद्वानों का समावेश होता था। सभा में महत्वपूर्ण निर्णय और नीतियां बनाई जाती थी। समिति दूसरी ओर एक छोटी और अधिक विशिष्ट परिषद थी जो राजा के साथ मिलकर प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में सहायता करती थी। इसके बाद आपको इसमें धर्म और राजनीति के बारे में देखने को मिलेगा। धर्म और राजनीति का वैदिक काल में गहरा संबंध था। राजा को धर्म के अनुसार शासन करना पड़ता था और उनके कर्तव्यों में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन महत्वपूर्ण था। इसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी, वैदिक राजनीतिक चिंतन के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें आपको देखने को मिला है वैदिक राजनीतिक चिंतन में कई प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं जो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायक होते हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें आपको पहला देखने को मिलेगा धर्म। धर्म वैदिक राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सिद्धांत था। धर्म का अर्थ न केवल धार्मिक अनुष्ठान और आचार विचार था, बल्कि यह एक व्यापक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी। राजधर्म वह धर्म जो राजा के कर्तव्यों और अधिकारों को निर्धारित करता है।
राजा को न्याय प्रिय, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व। राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा और कल्याण करना था। वैदिक राजनीतिक चिंतन में प्रजा को राष्ट्र कहा जाता था और राजा को राष्ट्र का पालन करता माना जाता था। इसके बाद आपको इसमें अगली हेडिंग देखने मिलेगी, राज्य की संरचना। राज्य की संरचना ग्राम, कुल, वंश और जन जैसे विभिन्न इकाइयों में विभाजित होती थी। हर इकाई का प्रमुख होता था जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था। इसके बाद युद्ध और शांति। युद्ध और शांति वैदिक राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण अंग थे। राजा का प्रमुख कर्तव्य राजा की सुरक्षा करना और इसके लिए युद्ध भी करना पड़ता था। युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता था, जिसका उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना होता था। इसके बाद आपको इसमें छठी हेडिंग देखने को मिलेगी, न्याय। न्याय वैदिक राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण तत्व था। राजा का प्रमुख कर्तव्य न्याय की स्थापना और न्यायपूर्ण शासन करना था। इसके बाद आपको देखने को मिला सातवीं हेडिंग, जो कि है यज्ञ और अनुष्ठान। यज्ञ और अनुष्ठान वैदिक काल में धार्मिक और राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग थे। राजा का कर्तव्य था कि वह यज्ञों का आयोजन करे और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करे। यज्ञ के माध्यम से राजा अपने आध्यात्मिक और धार्मिक उत्तरदायित्व का निर्माण करता था। इसके बाद आपको इसका निष्कर्ष देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वैदिक राजनीतिक चिंतन का व्यापक और गहरा विषय यह है जो वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था और सिद्धांतों को समझने में सहायक होता है। धर्म, राजधर्म, न्याय, यज्ञ और सामाजिक संरचना जैसे सिद्धांत वैदिक राजनीतिक चिंतन के मुख्य अंक हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसका निष्कर्ष देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 3 की, जो कि रहेगा मंत्री परिषद का परिचय देते हुए मंत्री परिषद की संख्या, योग्यता और कर्तव्यों का उल्लेख करें। मंत्री परिषद का परिचय। भारत में मंत्री परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के तहत है। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है और इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना और सहायता करना होता है। राष्ट्रपति को दी जाने वाली सभी सलाहें संविधान के अनुसार अनिवार्य होती है। अब हम बात करेंगे इसकी हेडिंग की, जो कि रहेगा मंत्री परिषद की संख्या। मंत्री परिषद के आकार का निर्धारण संविधान द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि प्रधानमंत्री की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। सामान्यतः मंत्री परिषद में 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इसके बाद हम बात करेंगे मंत्री की योग्यता के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्री बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं। पहला, सांसद होना। दूसरा, भारतीय नागरिकता। आयु सीमा। अन्य संवैधानिक योग्यताएं। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको योग्यताएं भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मंत्री परिषद के कर्तव्य। मंत्री परिषद का मुख्य कर्तव्य सरकार की नीति और कार्यों को निर्धारित करना और उन्हें लागू करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कर्तव्य आते हैं, जैसे नीति का निर्माण, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, विधायी कार्य, वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक नियंत्रण, राष्ट्रपति को सलाह देना। तो कुछ उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें 7 हेडिंग देखने को मिलेंगी। मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली। मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली निम्नलिखित मुख्य तत्वों पर आधारित होती है: सामूहिक जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, कैबिनेट बैठकों का आयोजन, संसदीय उत्तरदायित्व। तो इस तरीके से आपको इसमें मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली के बारे में देखने को मिलेगा। इसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और आप अपने असाइनमेंट में भी इनको लिख सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें इसका निष्कर्ष देखने को मिलेगा। मंत्री परिषद भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण संस्था है जो नीतिगत निर्णय लेने के लिए उन्हें लागू करने की प्रक्रिया से प्रमुख भूमिका निभाती है। इस संरचना की कार्यप्रणाली और कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण संविधान द्वारा किया गया है, जो कि एक संगठित प्रभावित इकाई बनता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको 3rd क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमने इसमें पहले 3 क्वेश्चन किए हैं क्योंकि इसमें आपको 1 प्रश्न ऑप्शनल दिया गया था, तो हमने इसमें पहले 3 प्रश्न किए हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 5 की, तो वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको सभी असाइनमेंट और स्टडी नोट्स के बारे में वीडियो देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ आपको इग्नू की नई नोटिफिकेशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।